हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस कर रहे थे समांतर स्टडी की लास्ट चैप्टर, समांतर स्टडी की लास्ट एक्सरसाइज अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके आज वो आगे के अपन क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। आज अपन 5वां क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था और फिर बोला था छठे से मैं फिर से करवाऊँगा। तो देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज AP आर 17 एंड 350 रिप्रेजेंट लिबिडी, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 17 एंड लास्ट टर्म कितनी है 350। तो ठीक है, तो A दे रखा है और AN दे रखा है, ठीक है। इफ़ कॉमन डिफरेंस इज 9, तो कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा, मतलब सार्व अंतर 9 है, प्रथम पद 17 है और अंतिम पद कितना 350 है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म AP ऑन देयर सम, है ना। तो समांतर श्रेणी का अपने को क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, है ना। A दे रखा है, AN दे रखा है, D दे रखा है ना। अपने को AN और SN, ठीक है। A कितना दे रखा है 17, AN 350, D 9 एंड क्वेश्चन मार्क एंड SN क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्या करना रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, N निकालना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने को याद है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में 3 चीज़ अपने को दे रखी है, AN दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है। तो चौथी चीज़ वैसे ही ऑटोमेटिक निकल जाएगी। AN कितना दे रखा है 350 इक्वल टू A कितना है 17 प्लस N है ही नहीं -1 इंटू D कितना है 9, ठीक है। फर्स्ट में सीधे इस 17 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब N -1 इंटू 9, ठीक है। 350 माइनस 70 कितना होगा 333 इज इक्वल टू N -1 इंटू 9, ठीक है। ये 9 इंटू में इधर आएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू N -1। 9 से इसको डिवाइड करो, कितना है 9 × 27 का 3 27, ठीक है। 2 से 0, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए 6, 63 है ना। तो 9 7 63, तो N -1 कितना आया अपने पास, क्या आया N -1 इज इक्वल टू 37। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, ठीक है। अपने पास अब क्या आ गया, N आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ N टर्म निकालना है। क्या निकालना, सम ऑफ N टर्म, मतलब समांतर श्रेणी का अपने को क्या निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का योगफल निकालने का फॉर्मूला है N/2 2A प्लस N -1 इंटू D, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है और एक फॉर्मूला एक और है A प्लस L, है ना, N/2 A प्लस L। तो अपन यहाँ पे इसकी जगह अगर ये वाला फॉर्मूला अगर लगा दें तो अपनी इक्वेशन ईजी हो जाएगी ना। ये भी लगा सकते हैं, देखो A दे रखा है, N भी दे रखा है, D भी दे रखा है, लेकिन अपने पास इसके अलावा भी एक और चीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है, वो क्या हो जाएगा A प्लस L। अपने पास A भी है, देखो A है 17 और L यानी पता है N इज इक्वल क्या होता है, L होता है लास्ट टर्म। तो A भी है, लास्ट टर्म भी है, N भी है, तो बस सीधी वैल्यू रखनी है। A कितना 90 प्लस 350, राइट, 18/2 कितना हो जाएगा ये 9 6, ठीक है। 2 से 38 कितनी टाइम 90 इंटू 6, बस इसका जो आएगा वो क्या हो जाएगा सम ऑफ N टर्म। बस इतनी बिल्कुल जो चीज़ अपने को क्वेश्चन में दे रखी है बस उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अभी यहाँ पर अपन ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना,
ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, लेकिन अपन ने क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास इन सब के अलावा, इसके अलावा भी अपने पास एक चीज़ दे रखी है, लास्ट टाइम अपने को दे रखा है ना। तो देखो उन सब की इन सब का इक्वेशन अपने पास ये दे रखा था, इसलिए अपने सीधे इसको, भले अपन ये वैल्यू सारी अपन इसमें रखो, आंसर सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा आंसर में, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको लिया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ये? इसको एक बार और घर पे, मुझे भी वो है, आशा है कि आप इसको घर पे भी सॉल्व करते होंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं, है ना। नहीं करोगे तो 2 महीने तो हो ही गए हैं, तीसरा महीने रनिंग है, ठीक है। दिसंबर में हाफ ईयरली हो सकते हैं और मार्च में तो बोर्ड है ही है, तो कैसे पढ़ना है वो तुमको डिसाइड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल, मतलब फाइंड द सम मतलब अपने को क्या ज्ञात करना, योगफल। अपने को योगफल, उन संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य हो और कितनी, 1 से 1000 के बीच। समझ में आ गई बात? तो 1 से लेके 1000 के बीच में 3 से भाज्य होने वाली संख्या को अपने को क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले, ओड यानी क्या होता है, विषम संख्या है ना, विषम पता है ना, सम विषम ओड इवन, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या होते हैं, ओड नंबर है ये। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है, ओड में भी जो 3 से डिवाइड है उनका अपने को योगफल ज्ञात करना है। एक कितने के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, ठीक है। तो 3 से भाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी, देखो जो देखो 3 से भाज्य 3, 6, 9, 12 ये सब 3 से भाज्य होने वाली। लेकिन देखो ये इवन है, ये भी इवन नंबर है, लेकिन अपने को इवन नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ओड। तो इसका एपी क्या बनेगी, 3, 9, 15 एंड 999। अब योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो अब अपने पास तो पूरी एपी आ गई। अब अपने को क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, ए एन है, एन अपने को निकालना पड़ेगा, एस एन भी अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम पद लास्ट टर्म है ना, ए एन इक्वल क्या ए हो जाएगा 3, 6, ए एन कितना देर का 999, एन है ही नहीं और एस एन भी है ही नहीं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना दे रखा है 999, ए कितना है 3, एन है ही नहीं, डी कितना है 6, ठीक है। 3 प्लस 6 एन माइनस 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 999, राइट। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 एंड 6 माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 999, ठीक है। 6 एन माइनस का 3 इधर ट्रांसफर हुआ कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो ये कितना हो गया 1002 इज इक्वल टू 6 एन, ठीक है। अब देखो अब क्या एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है ना, तो कितनी बार डिवाइड होगा एन से, ये नहीं 37 नहीं 6 कम 6, देखो डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसका कितना आएगा।
हाँ ठीक है, एन अपने पास क्या आ गया 167, तो एन कितना आ गया 167। देखो अब फिर से वही सम निकालना है अपने को, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को लास्ट क्वेश्चन में भी an था, इसमें भी अपने पास एल है। देखो तो बस रखना है, n तो कितना आया 167/2 इंटू ए कितना था 3 प्लस एल कितना है अपने पास ठीक है 67/2 इंटू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये इससे जितनी बार कटे उतना तुमको सॉल्व करना है आगे, बिल्कुल इजी है। फिर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा ठीक है। वैसे ही लास्ट क्या था वैसे क्वेश्चन है, इसको भी तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइड कर देना है ना, 2 से कट जाएगा ये, कितनी बार कटेगा देख लो 501 है ना, 501 इंटू 167 कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द फर्स्ट टर्म इज एपी इज 8 and term is 33 and sum of the first and term is 123, then find n and common difference d। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना और n ज्ञात करना, मतलब nवा पद अपने को ज्ञात करना और सार्वंत्र ज्ञात करना। अपने को क्या क्या दे रखा है, पहला पद 8 दे रखा है तथा अंतिम पद अपने को 33 दे रखा है तथा n पदों का योगफल अपने को कितना दे रखा है 123 दे रखा है। तो सवाल ने क्या कहा है कि इस समांतर श्रेणी का सार्वंत्र तथा nवा पद अपने को ज्ञात करना है। तो देखो क्या क्या है, बिल्कुल इजी है। देखो इसका ये खाली टिप दूंगा मैं, करना तुमको हो जाएगा बिल्कुल इजी। ठीक है, देखो एपी का 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में हर टाइम। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट ए दे रखा है ना, ए कितना दे रखा है 8, an 33, sn 125 और अपने को क्या क्या निकलना है, n निकलना है, d निकलना है। ठीक है, देखो हर चीज सब इसमें भी 2 चीज निकाली, n निकालना और d निकालना है। तो वही मेथड वही लगेगा अपना है ना। फर्स्ट में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। an कितना दे रखा है 33 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ना तो n है ना d है, सीधा 8 को इधर ट्रांसफर करो, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। कितना आ जाएगा 25 n माइनस 1 इंटू डी। देखो इक्वेशन रीअरेंज करो, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। ठीक है, देखो नहीं दे रखा था कुछ भी, देखो ना तो n दे रखा ना d दे रखा, तो नहीं दे रखा है तो अपने को उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। अपने को a दे रखा था, 8 दे रखा था और अपने को n दे रखा है अंतिम पद, तो अपने क्या किया 8 सीधा इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 33 माइनस 8 हो गया 25 हो गया। तो ये क्या बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देन सेकंड केस देखो क्या हो जाएगा, एसएन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एसएन कितना दे रखा है 125, n है ही नहीं, 2 इंटू ए कितना दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी है ही नहीं। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 इंटू डी, इसका पूरा अपन ने इसकी पूरी वैल्यू निकाली अपन ने, कितना आ रहा है 25। तो अपन n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं।
तो देखो क्या हो जाएगा 25 लिखने पर, n/2 इंटू 16 प्लस ठीक है, हो गया। देखो n/2 16 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और n-1 इंटू डी की वैल्यू अपन ने 25 निकाली थी, ठीक है। तो वही होगा प्रोसेस, क्या हो जाएगा देखो n/2 41, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 25, मिस्टेक हो रही है यार, 2 में जाएगा ये 123 है। ठीक है, एन इधर ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई 123 इंटू 2 इंटू अपॉन 41, एन कितना हो गया 123 इंटू 2 अपॉन 41, ठीक है। मतलब 41 से 123 3 टाइम डिवाइड होता है ना, तो एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो एन इक्वल टू कितना है, ठीक है। अभी तक अपने पास क्या है एन आया, तो अपने को डी निकालना था, डी एन की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, कितना आएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 5, तो 5d हो जाएगा, 5d अपॉन देखो एन की वैल्यू 6 है, तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 से 25 कट गया 5 टाइम, बस अब डी आ गया है ना गया, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, अपन ने ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस फॉर्मूले में फिर से ना तो डी ऐसा नहीं डी की वैल्यू रख दो और एन की वैल्यू रख दो, अपन n-1 इंटू डी की पूरी वैल्यू अपन ने क्या फाइंड करी 25, तो इस पूरे की जगह इसको रिप्लेस करके अपन ने क्या लिख दिया 25, बस इतना ही तो क्या, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए, बच्चे कितने 9 और 10, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी हैं वो अपन अगली क्लास में देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश। उसके बाद अभी तक अपने 6, 7, 8 एंड 5 4 चैप्टर अपने क्लोज हो जाएंगे। तो अपने को देख लेना, इमेजिन कर लेना कि 4 चैप्टर में से अपने को कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते हैं, ठीक है। इसके आगे क्लास अपन नेक्स्ट अटेंड करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक क्लास। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक फिनिश किया था वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो ये सारे फील्ड्स रखते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक ये देखा था कि अगर सब्जेक्ट की फील कमांड की है, ऑर्डर की है, तो जो सेड है वो ऑर्डर्ड में बदल जाता है। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी फील रिक्वेस्ट की है तो वो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, और अगर कोई एडवाइस की है तो एडवाइज्ड में बदल जाता है। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा पार्ट है जहाँ पर डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। डू नॉट मतलब नहीं, जहाँ पर नहीं वर्ड यूज़ होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में स्पेशली इम्पेरेटिव, डू नॉट हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर डू नॉट आता है तो जो जैसे हम प्रीवियस सेंटेंसेस में सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल रहे थे, तो वहाँ पर अब यहाँ पर हम फॉरबिड वर्ड यूज़ करेंगे। ये फॉरबिड वर्ड का मतलब ही होता है डू नॉट, वो डू नॉट के जगह पर रिप्लेस कर रहा है खुद को। तो हम डू नॉट वर्ड को फिर, तो इसके कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम डू नॉट वर्ड को हटाकर फॉरबिड को यूज़ करेंगे।
ये हमारा 6th रूल है। शिट, ये हमारा 6th रूल है। इफ रिपोर्टेड स्पीच, RS का मतलब मैं बार बार बता रही हूँ, RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच, इज नेगेटिव, और start with do not start with do not, then we use forbade, 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 in place of said। क्लियर? कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिविटी है, नेगेटिव है सेंटेंस और स्टार्ट हो रहा है डू नॉट वर्ड से, तो हम उसको सेड को जो है, सेड की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? फॉरबेड। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। द टीचर said to the boy, comma, inverted comma, do not abuse anyone। Do not abuse anyone। अब यहाँ पर इसका हम इनडायरेक्ट बना के देख लेते हैं। क्या करना था हमें? सेड की जगह क्या यूज करना है? फॉरबेड द टीचर forbade the boys, बाकी के रूल्स वही रहेंगे। टू, हम कनेक्टिव क्या वर्ड यूज करे थे? टू abuse anyone, राइट? तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। क्लियर? अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, माई फादर said to me, comma, inverted comma, do not waste your time, inverted comma close, हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। My father forbade me to waste my time। क्लियर?
हम एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। She said to him, comma, inverted comma, do not disturb me, inverted comma, close। सेंटेंस देख लेते हैं। She forbade him to disturb her, उसने मना किया है उसको डिस्टर्ब करने को। जो फॉरबेड वर्ड है वो बार बार किसको रिप्लेस कर रहा है? डू नॉट को। इसीलिए जब हम इनडायरेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं तो इस सेंटेंस में से डू नॉट रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जगह पर हम फॉरबेड वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब इसी के आगे आता है कि अगर सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली वर्ड हो तो सेंटेंस किस तरह से, तो एक दो एग्जाम्पल हम उसके भी देख लेते हैं थोड़े, ताकि ये पूरा इम्पेरेटिव हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा 7th रूल है। प्लीज और काइंडली है तो हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड वर्ड को यूज करेंगे। ये भी देख लेते हैं हम, इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, please bring me a glass of water। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? क्योंकि प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या लगाना है? रिक्वेस्टेड सेड टू की जगह ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। She said to Sita, comma, inverted comma, kindly help me। She requested Sita to help her। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि अब तक हम जो पढ़ रहे थे, मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ बता रही हूँ कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ा है और एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टिविटी लेके चला है। तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी फील के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्ट, फॉरबेड, ये सारे चीज़ें हमने यूज़ की। लेकिन बेसिक चीज़ क्या थी कि हमने कनेक्टिव जो था
टू यूज़ किया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो ये सारी छोटी छोटी जो चेंजेस हैं, छोटे छोटे जो रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने व्यंजन संधि में 5 भेदों के बारे में अध्ययन कर दिया था, जिसमें किसके साथ कौन कौन सा नियम लगता था। त वाले, त के बाद च छ आए तो च में बदलना, त के बाद ज ज आए तो ज में बदलना, इस प्रकार त के बाद ट ठ आए ट में बदलना, फिर क च पंच पहले वर्ण में म या न आते हैं, क च ट त प के बाद पंचम वर्ण में बदलना। इस प्रकार प्रमुख नियमों के बारे में देखा था। तो अपन उसी नियम पर आगे बढ़ते हैं। तो एक अपना था जो जगत धन ईश है ना, जगत धन ईश। अब यहां पर उसका हमारा नियम बनता है जगदीश, जगदीश ही बनेगा। देखें, यदि जगत का जग हो गया, इस त का किस में बदलना है, त अपने तीसरे वर्ण में, तो त थ द में बदला। अब ई बड़ी है तो बड़ी ई की मात्रा, और श का श, तो जगदीश बना। इस प्रकार एक नियम था, अभी आएगा आगे, उत्तन लास। अगर त के बाद ल शब्द आता है तो त है जो हलंत ल में बदल जाता है, तो उत्तन लास का उल्लास बनेगा, है ना। उत्तन डयन उड्डयन, उत्तन डयन, यहां उड्डयन शब्द बनेगा। इस प्रकार बहुत से नियम हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो इस प्रकार कुछ नियम है 6 से आगे बढ़ते हैं अपन, जहां कौन कौन संधि में कौन कौन से नियम हैं और उनका उदाहरण। यदि 5 तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद छठा नियम है त के बाद क्या आता है, ड या ढ आए। क्या है, त के बाद ड या ढ, ट से ढक्कन है ना, हो तो त का ड हो जाता है, ड ढ आए तो ड हो जाएगा। उत्तन डयन उड्डयन, अभी मैंने बताया, उत्तन दिन उड्डीन। नियम 7, त के बाद ल हो तो, नियम क्या कह रहा है, त के बाद अगर ल हो तो त ल हलंत में बदल जाएगा। अब यहां पर त जो है, यहां उत्तन लेख लिखा है, अब ल जो है और उससे पहले त जो है, तो त अपने हलंत ल में बदल जाएगा, तो आधा ल हो जाएगा, उत्तन लेख का उल्लेख हो जाएगा। तत्दन लीन, आधा ल त का आधा ल हो जाएगा, तत्दन लीन तल्लीन हो जाएगा, उत्तन लाच उल्लास हो जाएगा। इस प्रकार इनके त के बाद ल हो तो भी त का ल हो जाता है। यदि त के बाद श हो, श जो है हमारा कौन सा व्यंजन है, उस व्यंजन है, ये ध्यान रखना। श हो तो त का च। अब ये नियम थोड़ा डिफिकल्ट है और कठिन है, देखना है। त के बाद श हो तो त का तो च हो जाता है। उत त का त के बाद क्या है, त के बाद अगर च हो तो त के बाद क्या है, श है ना। श हो तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा हलंत में, और श का छ में बदल जाएगा, है ना। तो उत्तन शिष्ट, उच्छिष्ट, उत्तन उच्छ्वास, सत्तन शास्त्र, सच्छास्त्र, इस प्रकार के शब्द भी हैं जिसमें त के बाद अगर श उष्म व्यंजन आता है तो श जो है वह त का तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और श जो है वह हमारे छ में बदल जाएगा। इनको भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो इसमें हम देखते हैं, यदि त के बाद ह हो, है ना। अभी एक उदाहरण और लिखा था, उदाहरण त के बाद ह हो तो त का तो द हो जाता है। त के बाद क्या है, ह होना चाहिए। अगर त के बाद ह आता है तो त का तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो यहां क्या लिखा है, उत्तनहार उद्धार बना, तत्तनहित
तद्धित बना। तो इस प्रकार शब्द भी अगर त के बाद ह आता है तो त का तो द हो जाएगा और ह का द हो जाएगा। यहाँ द आधा है और द पूरा वर्ण है, इसलिए ध्यान रखना है उद्दनहार का उद्दार, तद्दन ही तद्धित। इस पर उद्दनहरण उद्धरण है ना, उद्दनहरण का उद्धरण, इसके बाद उद्दन हव उद्धव। फिर इस प्रकार बहुत से शब्द जिनका प्रयोग इस नियम के अनुसार चलेगा। नियम नंबर 10 है, यदि म के बाद क्या है, म के बाद क्या क्या आ जाए, कोई स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने हैं, क से म तक, क च ट त प 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पहले पहले वर्णमाला में हमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन से स्पर्श व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से उष्प व्यंजन हैं, कौन से घोष वर्ण हैं, कौन से अघोष वर्ण हैं, इनका ही ध्यान रखना चाहिए। अभी समय मिला जब अपन उस बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में ध्यान भी जरूरी है। ये बेस बनाता है हमारा, सबसे पहले 6 क्लास से ही ये जरूरी है, जिससे हमें कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो यहां क्या है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क से म तक आता है तो म को तो उसी वर्ग का 5वां अक्षर म जो होगा वह उसी अक्षर का 5वां अक्षर म में ही बदलेगा, उसी वर्ग का 5वां अक्षर या अनुस्वार में, या तो अहंकार, या तो यहां अह म वापस आ जाए अहंकार हो जाएगा, या फिर अनुस्वार में अहंकार हो गया, म का अंग में बदलना अहंकार, सम तन संकल्प बना, या फिर समकल्प। म के बाद अगर कहो तो क किसने में हो गए, अंग में संकल्प। ठीक है, इस प्रकार सम तन गति संगति है ना, तो म का अंग में इस पर, ठीक है, तो सम तन देह संदेह न में बदले, या फिर इस प्रकार यहां पर न सम तन तो संतोष। इस प्रकार इनके कुछ नियम में क्या चलेगा, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म उसी वर्ग का 5वां अक्षर बन जाएगा, तो वहां पर कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसके बाद हम कल इन 5 नियम के बारे में आज अध्ययन किया है, इससे कुछ उदाहरण और देखें और ध्यान करें। इसके बारे में हम आगे 5 जो नियम बचे हैं उनके बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 5 जो अपना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था, एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन-लोरी थ्योरी, है ना। ब्रॉन्स्टेन-लोरी की परिकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार कैसे कहलाते हैं, और उसमें क्या बताया था, जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। यानी जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं, और जो प्रोटॉन रिसीव करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। और उसके साथ अपन ने एक वर्ड और जोड़ा था, कंजुगेटेड, है ना। तो कंजुगेटेड एसिड कौन होगा, जो क्षार होगा, और कंजुगेटेड बेस कौन होगा, जो एसिड होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है ना, उल्टा लिख देना है, एसिड वाले में कंजुगेटेड बेस लिख देना और बेस वाले में कंजुगेटेड एसिड लिख देना। तो आज अपन नई बात करेंगे लुईस परिकल्पना या लुईस संकल्पना, लुईस संकल्पना, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। इसने क्या बताया, लुईस ने, लुईस नाम का साइंटिस्ट आया, पहले आरेनियस आया था, फिर ब्रॉन्स्टेन-लोरी आया, अब लुईस आया। लुईस ने भी अपनी तरह से अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी, और क्या दी थी कि अम्ल क्षार की परिभाषा आने के बाद जब ब्रॉन्स्टेन-लोरी ने भी दे दी, आरेनियस ने भी दे दी, तो इसने अपने अनुसार परिभाषा दी। और कब दी, 1923 में, है ना। 1923 के अंदर ये कहाँ का था, नई परिकल्पना दी, है ना, किसने, लुईस ने, लुईस कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ लुईस। ठीक है, और इसने क्या कंसेप्ट दिया, थोड़ा उल्टा दिया, है ना। वहाँ क्या दे रहे थे अपन, जो एसिड की बात कर रहे थे और क्षार और बेस की बात कर रहे थे, उसमें क्या बात कर रहे थे अपन, आरेनियस ने भी बताया था कि जो H+ आयन निकलते हैं वो एसिड कहलाते हैं, OH आयन निकलते हैं वो बेस कहलाते हैं। ठीक है, ब्रॉन्स्टेन-लोरी ने क्या बताया, जो प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें बेस कहते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है, क्या चल रहा है कि जो एसिड्स होते हैं वो ग्राही होते हैं और जो बेस होते हैं वो दाता होते हैं। इसने थोड़ा उल्टा कंसेप्ट दिया है। क्या दिया है, उल्टा क्या दिया है, इनके अकॉर्डिंग दिया है इन्होंने। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इनके अनुसार क्या हो गया, लुईस के अनुसार
लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस द एसिड इज those substance who receive the electron pair and those substance who receive the electron pair known as acid, and base is those substance who gives as electron pair, means receive of electron pair कौन कहलाएगा? एसिड, जो रिसीव करेंगे। ठीक है, और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बेस। एसिड कौन कहलाएगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेंगे, और डोनर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनर करने वाले बेस कहलाएंगे। तो बेस इज दो सब्सटेंस हु डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड इज दो सब्सटेंस हु रिसीव द इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करने वाले एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले जो होंगे वो बेस कहलाएंगे। ये कंसेप्ट किसका था? लुईस का, है ना। लुईस ने ऐसा कंसेप्ट दिया था। फिर आगे क्या बताया उन्होंने? कुछ उदाहरण भी दिए। ठीक है, जैसे क्या दिया? एक उदाहरण दिया BF3 प्लस NH4, क्या बन गया ये? F3B प्लस, ठीक है, या एरो NH3। इस तरह से कुछ उन्होंने उदाहरण दिए थे इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म के, और इसके अनुसार क्या दिए? लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में बताया था ना। तो और क्या बताया इसके अकॉर्डिंग कि इन्होंने आगे जाके क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ होंगे, जो इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और जो अपना अष्टक कंप्लीट नहीं करते हैं, तो धनायन वाले जितने भी होते हैं वो अपना अष्टक कंप्लीट नहीं करते हैं, उन्हें लुईस अम्ल का। तो आगे इसके आगे क्या लिखते हैं? इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी को इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे। अम्ल का कार्य करेंगे। धन आयन वे यौगिक हैं जो अपना अष्टक अपूर्ण रखते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। मतलब अष्टक जो कंप्लीट नहीं रखते हैं और धनायन वाले हैं वो लुईस अम्ल हैं, और जो अपना अष्टक कंप्लीट नहीं करते हैं और ऋणायन वाले हैं वो लुईस क्षार हैं। मतलब अष्टक के बेस पे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बनाया कि जो
कंप्लीट अपना ऑक्टेट नहीं करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं रखते हैं, जैसे बताया था ऑक्टेट रूल SPDF या KLMN, इसके अंदर 2 8 8, तो यहाँ 7 ही हैं, ठीक है, या यहाँ पे 2 8 और यहाँ 1 है, तो ये क्या हो गया Na+, तो धनायन वाला हो गया ये। तो एक बाहर था, एक दान कर दिया, धनायन वाला हो गया, और धनायन वाला है तो इसने अपना हस्तक पूरा नहीं रखा था इसलिए ये डोनेट कर रहा है, तो धनायन वाला क्या गया, ये लुईस अम्ल का उदाहरण हो गया, है ना। फिर जैसे Mg+ ले लेते हैं, यहाँ Mg में 2 होते हैं बाहर, 2 8 10 और 12 पे आता है Mg, तो Mg+2 होता है, तो ये भी क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया, ठीक है। तो धनायन वाले जो अपना हस्तक कंप्लीट नहीं रखते हैं वो लुईस अम्ल हैं, और ऋणायन वाले जो अपना हस्तक कंप्लीट नहीं करते, जो लेते हैं, वो लुईस क्षार है, ठीक है। ये उदाहरण उसने दिया था, कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लुईस अम्ल का उदाहरण हो गया। अब लुईस क्षार के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, है ना, जैसे क्लोरीन हो गया आपके OH- हो गया, ये क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार, ठीक है। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार का कंसेप्ट किसने दिया था, लुईस नामक साइंटिस्ट ने दिया, लुईस नामक रसायनज्ञ ने दिया, और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाले क्षार कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले एसिड या अम्ल कहलाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको परिभाषा के अनुसार कि लुईस क्या परिभाषा दे रहा है और क्षार और एसिड के बारे में। तो उसने एसिड के बारे में क्या बताया, एसिड को उन्होंने यहाँ ग्रहण करने वाला बताया, लेने वाला बताया, रिसिप्टर्स बताया ना, कि जो लेता है किसको, इलेक्ट्रॉन युग्म को, वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है या डोनेट करता है उसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे या बेस कहेंगे। ये बात किसने बताई, लुईस ने बताई, ठीक है ना। तो यहाँ आपके तीनों प्रकार के साइंटिस्ट हो गए, कौन कौन से, आरेनियस ने, ब्रॉन्स्टेन लोरी और लुईस, तीनों की परिकल्पना यहाँ आ गई, तीनों की परिभाषा यहाँ आ गई एसिड और बेस की, कि तीनों मतलब 4, टोटल 4 थे, ब्रॉन्स्टेन लोरी 2 थे, आरेनियस 1 था और लुईस 1 था, तो टोटल 4 रसायनज्ञ ने मिलकर एसिड और बेस की परिभाषा बताई। फिर से दोहरा देता हूँ एक बार, आरेनियस ने क्या बताया था, एसिड आर दोज सब्सटेंस हु गिव्स द H+ आयन, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलीन में OH- आयन देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला, क्षार बोला। ये किसने बताया, अरेनियस ने बताया। अरेनियस ने इसके अलावा क्या बताया था, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये थ्योरी किसने दी थी, अरेनियस ने। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन थे, HCl H2SO4, वीक एसिड कौन सा था, CH3COOH, मान लो एक एग्जाम्पल याद कर लिया आपने, एसिटिक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड, ये एग्जाम्पल वीक एसिड में ले सकते हैं आप। फिर स्ट्रॉन्ग बेस कौन था, NaOH, KOH, अमोनियम कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर वीक बेस कौन सा था, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, ये क्या था, वीक बेस के एग्जाम्पल थे, ये आरेनियस बताता है। फिर ब्रॉन्स्टेन लोरी परिकल्पना आई, है ना, ब्रॉन्स्टेन लोइस कंसेप्ट आया था, उसने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो बेस कहलाते हैं। फिर इनके साथ उसने क्या जोड़ा, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार, कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेटेड बेस, ये थ्योरी जोड़ दी थी। कंजुगेटेड एसिड कौन होंगे, जो बेस होंगे, कंजुगेटेड बेस कौन होंगे, जो एसिड्स होंगे, जो प्रोटॉन दान करेंगे वो एसिड हैं, वही कंजुगेटेड बेस हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो क्षार कहलाएंगे, वही कंजुगेटेड एसिड है। ये थ्योरी किसकी थी, ब्रॉन्स्टेन लोरी की थी। फिर कौन सी परिकल्पना आई आपके, लुईस की, कंसेप्ट ऑफ लुईस, एसिड और बेस कंसेप्ट ऑफ लुईस, लुईस का कंसेप्ट है ना। तो लुईस ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो एसिड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं वो बेस होते हैं। इसके साथ उसने क्या जोड़ा, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। जो धनायन, ठीक है, अष्टक अपूर्ण रखते हैं, अपना अष्टक कंप्लीट नहीं करते हैं, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं, और जिनके ऊपर धनायन वाला साइन होता है ना, और जिनके ऊपर ऋणायन वाला होता है वो लुईस क्षार कहलाते हैं, ये वाला है ना। ये क्लियर, ये आपके तीनों कंसेप्ट हो गए। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल एसिड और बेस की, कि किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ नहीं करता और क्या बनाता है ना। तो बुक के अनुसार आपके रिएक्शन में क्या बताया है,
कि एसिड और बेस अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल, उसे क्या बोलते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बात अपन पहले हो गई। फिर क्या बताया, मेटल विथ एसिड की अभिक्रिया, ठीक है, एसिड विथ बेस की अभिक्रिया, मेटल विथ बेस की रिएक्शन जिसमें सोडियम जिंकेट बनता है ना, NaOH प्लस Zn, एक ही अभिक्रिया देखना आप, NaOH प्लस Zn, तो Zn Na2 ZnO2, ठीक है, क्या बन गया, Na2 ZnO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। ये एक ही अभिक्रिया आपके याद करने की है ना, किसकी, क्षार और धातु की, बेस और मेटल की, ठीक है, एक ही अभिक्रिया। फिर मान लो मेटल विथ एसिड करते हैं तो बहुत सारी है, जैसे ये आपका मेटल हो गया और एसिड की लेनी है, मान लो H2SO4 ले लिया तो Na2SO4 प्लस H2। मीन्स जब भी आप मेटल विथ एसिड की अभिक्रिया करेंगे, इसकी मेटल विथ एसिड की अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो क्या रहेगी कि मेटल विथ एसिड या बेस विथ मेटल की रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ का जो लवण है वो आपका चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू एसिड और बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेटल ये चेंज होता रहेगा। लेकिन जो एक चीज़ कॉमन रहेगी पूरी रिएक्शन के अंदर, पूरी अभिक्रिया के अंदर, वो क्या होगी आपकी, ये हाइड्रोजन गैस। मीन्स जब भी आप मेटल की अभिक्रिया एसिड से कराएं या मेटल की अभिक्रिया बेस से कराएं, हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी। क्लियर? तो ये चीज़ हो गई आपके रिएक्शंस के तौर पर एसिड और बेस की, ठीक है। और एसिड बेस की आपस में रिएक्शन आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर दैनिक जीवन में एसिड का उपयोग आप जानते हैं, सिट्रिक एसिड का काम आता है, मैलिक एसिड का काम आता है, टार्टरिक एसिड का काम होता है, किन फलों में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का काम आता है, नाइट्रिक एसिड का काम आता है ना। जैसे बताते हैं HNO3 प्लस HCl, इसको मिलके एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया, है ना। जो आपके गोल्ड वगैरह जो चीज़ें बनती है, ऑर्नामेंटल चीज़ें बनती है ना, गोल्ड और ज्वेलरी जो बनती है आपके, चाहे वो गोल्ड की हो चाहे सिल्वर की हो, उसको जो डिज़ोल्व किया जाता है, उसको जो पिघलाया जाता है तो उसके अंदर एक केमिकल यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया, है ना। ये आपके इन दो चीज़ों को मिलाने से बनता है, 3:1 के फॉर्म में इसको मिलाते हैं और इस एक लिक्विड फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है, उसको एक्वारेजिया बोलते हैं। और यही एक्वारेजिया आपके ऑर्नामेंटली डिजॉल्विंग में काम लिया जाता है। तो एसिड बेस के जितने कंसेप्ट थे वो आपके यहाँ क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए। अब जो बात करेंगे अपन एक नई पीएच स्केल या पीएच के बारे में, फिर उसके बाद दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायन, है ना, फॉर्मेशन एंड यूजेज ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our class, and in our previous class we had studied about, if you remember, we had studied about why Indian economy is considered as an underdeveloped economy, and in that we had studied some 8 points. अब ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप्ड है। इंडिया इज इन एट प्रेजेंट अ डेवलपिंग कंडीशन। तो वो क्या चीज़ें हैं जिससे हमको दिख रहा है कि डेवलपिंग है। देखिए, अंडर डेवलप और डेवलपिंग में दोनों में एक चीज़ ये है कि अंडर डेवलप्ड हम लोग जब व्हेन वी लुक एट अवर विलेजेस, अपने गांव की तरफ देखते हैं, तब हमको लगता है कि यार ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी सी टुवर्ड्स द सिटीज और मेगा सिटीज, वी फाइंड दैट देयर इज द सिनेरियो चेंजिंग। नज़ारा पूरा बदल रहा है। जिन चीज़ों की हम बातें करते हैं, द थिंग्स विच वी डोंट फाइंड इन विलेजेस, each and everything is present in at height in cities. We talk about basic infrastructure. सड़कें नहीं है, गांव में नहीं है, but when we look in cities, they are very properly well built roads,
वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इन सिटीज, मेगा सिटीज दे आर एट एडवांस लेवल। तो ये चीज़ दोनों में। तो अब हमको क्या करना है कि वैसे अभी इसमें नहीं आ रहा है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू दैट, जो डेवलपिंग को है उसका स्लोप जो है वी हैव टू टर्न इंक्लाइन टुवर्ड्स द विलेजेस। अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो हाउ इट इज बिकमिंग डेवलपिंग, विकासशील कैसे बन रही है। वी आर नॉट डेवलप्ड, पूरे विकसित नहीं हो गए, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड। ओके, so let's start. After the above study, it can be said that the Indian economy is an underdeveloped economy, but this is not absolutely right. ये सही नहीं है। Indian economy is rapidly moving towards on the path of development, and in the past few years, along with influential economic and social reforms, various such favorable changes have taken place over here, due to which it would be much better to call it as a developing economy. इतने सारे रिफॉर्म्स, इतने सारे बदलाव, इतने सारे चेंजेस हो गए, और उन चेंजेस ने हमको प्रभावित भी किया है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। यू नो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईटी सेक्टर इज प्रेजेंट इन इंडिया। वर्ल्ड की मोर देन 450 कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉल सेंटर अकेले बेंगलोर में है। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज, जिसमें ऑटो व्हीकल्स से लगा करके कंप्यूटर पेरिफेरल्स से लगा करके व्हाटएवर सेगमेंट यू टॉक, जितने भी कॉल सेंटर्स है, कॉल सेंटर सारे के सारे, उन कंपनी का प्रोडक्शन कहीं भी हो रहा हो, रिसोर्सेज कहीं से भी ला रहे हो, मैनेजमेंट कहीं से भी हो रहा हो, बट कॉल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। सो अगेन दिस इज अ वेरी बिग रिफॉर्म, बहुत बड़ा सुधार, चेंज हो गया ये। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेशनल इकोनॉमी एंड पर कैपिटा इनकम इज ऑन कंटिन्यूस राइज इन इंडिया, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। तो जब आपकी इकोनॉमी में, जब आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है, तो इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। एक इंसान होता है जिसकी इनकम लिमिटेड होती है, नाउ ही मूव्स ऑन, उसकी इनकम थोड़ी बढ़ती है, तो उसको आपको कैसे पता चलेगा, यू कैन फील दैट थिंग दैट ही इज अर्निंग मोर बाय लुकिंग एट हिज लाइफस्टाइल। आप देखोगे कम पैसे कमा रहा है तो उसके कपड़ों पे आपको पता चल जाएगा, अच्छे पैसे कमा रहा है इसका मतलब उसके डेली कपड़े चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे मोबाइल है तो मोबाइल हाई क्वालिटी का होगा, घर जो है, घर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आर नोटिसेबल, हम ये बदलाव देख सकते हैं। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस एंड रैपिड इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। लगातार और बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे देश की इनकम और पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय। ऐसा क्यों हुआ है देखिए इसमें। Continuous and rapid increase in national income and per capita income of India is the most important indicator of developing form of Indian economy. जब हम लोग अपने सेंसस निकालते हैं, इकोनॉमिक सेंसस निकालते हैं, आर्थिक जनगणना होती है, तब हम पाते हैं कि लोगों की 10 साल पहले जो इनकम थी, देखिए कुछ परसेंटेज बढ़ता है। परसेंटेज मीन्स जैसे सबको आपकी इनकम जो 10% बढ़ रही है। सो अब इस साल 100 है तो आपकी अगले साल 110 होगी, बट इफ इट इंक्रीजेस 50%, 100 की 150 हो गई, देन डेफिनेटली देर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन, देर इज समथिंग रिवोल्यूशनरी गोइंग ऑन, देर इज समथिंग न्यू ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ न्यू एरा, नए युग की कोई कुछ चीज़ हो रही है जिससे इनकम बढ़ रही है। तो पिछले 10 सालों में हमने देखा इन अ डेकेड द नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ड्यूरिंग 1950 to 80, इन 30 सालों में एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया रिमेन लो एट 3.5%। इसको आप टिक करना, इसमें एक और नई चीज़ आ रही है, मैं अभी आपको बताऊंगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसे क्या कहा है, हैज़ कॉल्ड इट एट एज अ हिंदू डेवलपमेंट रेट। इसकी क्या कही गई है, हिंदू डेवलपमेंट रेट इसको, क्योंकि इस धीमी गति से वो चल रहे थे। During the decade of 1980, growth rate increased to 5%, and between 1991 to 2011, Indian economy has grown at an average annual rate of 6.8%. देखिए, after 1980s, what happened? The main face behind this complete development was Rajiv Gandhi. राजीव गांधी वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे काम किया। उसके पहले क्या था, उसके पहले वो आपने पहले पॉइंट पढ़ा, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, वही परंपरागत प्रणालियों से काम हो रहा था, दैट वाज लेबर बेस्ड। राजीव गांधी एट द टाइम व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड आईटी और कंप्यूटर्स, उन्होंने जब इस नई टेक्नोलॉजी को अप्रोच किया, एट दैट टाइम देयर वाज अ ग्रेट अपोज ऑफ दिस थिंग। बहुत विरोध किया लोगों ने, कि उनको पता था, उनको ऐसा लग रहा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त इंग्लैंड में हुआ था कि लोग बेरोजगार हो गए थे, वैसा हो जाएगा, बट इट वाज नॉट सो। दे वर नॉट चेंजिंग द लेबरर्स, दे वर जस्ट अपडेटिंग द मशीन्स। तो ये कर रहे थे, वो काम को फास्ट कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ जो रेट है वो जस्ट डबल हो गई है।
ड्यूरिंग द 11th ईयर 5-year plan from 2007 to 12, India's growth rate remained at 8%. देखिए बढ़ ही रही है continuously. There is a continuous increase 3.52 in next 40 years, from 6.8 in next 5 years, 8%. At present, Indian economy is one of the fastest growing economies in the world. वर्ल्ड की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है. अगर इसी स्पीड से अगर हम लोग चलते रहे तो 2025 तक इन नेक्स्ट 5 इयर्स हम लोग डेवलप कंट्रीज की सीरीज में आ जाएंगे, बिकॉज जो स्पीड, जिस ग्रोथ जो स्पीड है वो दैट इज वेरी फास्ट. इंप्रूवमेंट इन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड फ्रॉम 1980 इटसेल्फ, बता दिया मैंने, बट रैपिड डेवलपमेंट टुक आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ डेकेड ऑफ 1990. 1990 में जो आर्थिक सुधार हुए, आर्थिक सुधारों में सबसे पहला काम ये बोलेंगे दैट वाज प्राइवेटाइजेशन. जितनी भी गवर्नमेंट यूनिट्स थी उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया. इसका कारण क्या था? बिकॉज ऐसे ही गवर्नमेंट जो पॉलिसी होती है वर्क करने की, या गवर्नमेंट जो तरीका होता है वर्क करने का, इट इज़ आस्किंग द हायर अथॉरिटीज़. साहब को पूछना पड़ेगा, साहब को पूछना पड़ेगा. सो दैट रिजल्ट्स दैट एनी डिसीजन दैट हैड टू बी टेकन इंस्टेंटली, तुरंत कोई निर्णय लेना होता है, वो निर्णय बहुत टाइम, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? यू डोंट हैव टू वेट फॉर द डिसीजन, बिकॉज डिसीजन इन इज योर हैंड. तो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है दैट इज़ वेरी रैपिड, और इसका कारण है 1990 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हो गया ये. So Indian economy is rapidly growing due to the reforms and efforts made by the present government. अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से हम लोग बहुत जो है आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है. नेक्स्ट इज ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पर कैपिटा इनकम का बढ़ना. पहले अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ दिस सिनेरियो हैज चेंज्ड. व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर्स नाउ हैज रीच अप टू द विलेजेस. आप देखिए गांव के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हो गई है. तो क्या होता है कि पीपल वर्किंग इन द फार्म एट द सेम टाइम इज ऑल्सो वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री. सो उसकी इनकम जो है वो बढ़ रही है. During the period of 1950-51, per capita income increased at an average annual growth of 1.6%. Around 1991, annual growth of per capita income has above 5%. देखिए यहाँ पे पहले 1.6 थी, अब ये कितनी हो गई है? It is moreover moved to 5%. In year 2015-16, 6.2% growth has been recorded in per capita income. देखिए अब ग्राफ जो है वो that is continuously rising. This continuous and rapid increase in national income जो बहुत लगातार बढ़ रही है और तेजी से बहुत सारी बढ़ रही है. राष्ट्रीय आय जो बढ़ रही है एंड पर कैपिटा इनकम इज ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो ये जो अभी सेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है फर्स्ट वन. कल जो है हम ये देखेंगे चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आज जो हमने नोट्स पढ़े हैं, जो आज हमने पढ़ा उसके आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए. जैसे इसके अंदर आपने देखा हिंदू डेवलपमेंट रेट बोला गया है डॉक्टर राधाकृष्णन ने, दैट वाज थिंग टू रिमेंबर. अब इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए व्हाई इट इज़ कॉल्ड हिंदू डेवलपमेंट रेट. इसको आप सर्च करना गूगल पे, ओके. और फिर इसको जब हम व्हेन वी विल मीट फिजिकली, जब हम यहाँ पे आएंगे, अभी तो हम वेब से चल रहे हैं, वर्चुअली चल रहे हैं, बट जब हम आमने सामने बैठेंगे तब उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, बिकॉज दैट्स नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, बट अगेन इन रिस्पेक्ट टू एज अ जनरल नॉलेज इट्स अ थिंग टू रिमेंबर. ओके, तो तब तक इस क्लास को जो आज पढ़ाया है उसको आप याद करें एंड गुड बाय. गुड मॉर्निंग. आज अपन पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत 1526 से 1858. हमने पहले संतलन कालीन भारत पढ़ लिया है, अब है मुगल कालीन. मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी. कौन से युद्ध? पानीपत के युद्ध में. 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी. अब बाबर के बारे में जानकारी यह है कि ये तैमूर का वंशज था, ठीक है. तुर्क का रहने वाला था, फरगना का शासक था ये, वहाँ से ये भारत आया था. इसकी माँ चंगेज़ खां की वंशज की थी, जिसका ताल्लुक
माँ चंगेज़ खां की वंशज थी, अंडरलाइन कर देंगे। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद ये फरगना आ गया, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, गद्दी पर बैठा था और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। ये आगरा के 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था 1527। 17 मार्च, तारीख इसमें है नहीं, पर 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। याद ये रखना है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। कारण बाबर की तुलगुमा पद्धति से और जिहाद का नारा देने से इसकी विजय हुई थी और उसकी सेना भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद 1528 ईस्वी में, जनवरी में 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को परास्त किया था। किस युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। 1500, देखो पूरा इसके 4 साल का शासक काल रहा है, 1526 से 1530 तक। 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चारों 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ में। 1527 में राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सा? खानवा का युद्ध में। फिर हुआ था 1528 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर लास्ट 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर ने अफगानों को परास्त किया था। उसके बाद बाबर की 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना था। अब यहाँ पर यमुना नदी के किनारे आगरा के रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी, ये अंडरलाइन करेंगे। उसने जो पुस्तक लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था बाबर नामा या तुजुके बाबरी। बाद में इसका फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब हम आ जाते हैं उसके पुत्र हुमायूं पर। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, कंसकरी को संभल, हिंदाल को अलवर और मेवात और अपने चचेरे भाई सुलेमान को बख्तकाह का प्रदेश दिया था। हुमायूं ने दीन पनाह, ये अंडरलाइन करेंगे, हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए शहर की स्थापना की थी और इसी शहर में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से ही गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। पहला युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं हार गया था। फिर इसने सेना का पुनर्गठन किया और 1540 के कन्नौज के युद्ध में उसने भाग लिया, परंतु उसमें भी इसकी हार हुई और इसको भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देंगे 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं की हार हुई और वह भाग गया। तो इस मुगल काल में 1540 से लगाकर 1555 15 साल का जो शासक था, जिसमें इस शेर शाह का शासक रहा। यहाँ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में भी उसने भटकने के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की थी। हमीदा वही है अकबर की माँ। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को भी जीत लिया। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास के लिए 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातर खां के नेतृत्व में आने वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार करने के बाद उसने अपने साथ सेना में, उसके नेतृत्व था बैरम खां,
ठीक है, उसके साथ मिलकर इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1555 ईस्वी में। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में आक्रमण किया और दूसरी बार वह दिल्ली का शासक बना। फिर है 24 जनवरी 1558 ईस्वी में दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और वहां गहरी चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं अफीम के नशे में चूर था, अफीम का नशा करता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य 1540 से 1555, जो हम अगली क्लास में पढ़ें।